कहानी का ये 35वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। शादी के बाद धारा और अरिजीत एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। धारा तो जैसे सपने में जी रही थी। अरिजीत का एक निष्ठ उन्मुक्त प्यार उसे कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था। दिन भर अरिजीत की प्यार भरी बातों में कट जाता था। वह रात दिन एक दूसरे के सामीपी के नशे में जी रहे थे। सेशल्स के खूबसूरत नज़ारों की तरफ भी उनका कम ही ध्यान जा रहा था। उन्हें बस एक दूसरे के साथ से मतलब था। इतने ही दिनों में वो लोग मन प्राण से एक हो गए थे। अरिजीत की नजरें तो धारा से हटती ही नहीं थी। वो लोग घंटों हाथों में हाथ डाले बातें करते हुए बिता देते थे। धारा इतनी सुंदर थी कि लोगों की नजरें उस पर पड़ती ही रहती थी। दोनों की जोड़ी बहुत ही शानदार लगती थी। पता नहीं कितने विदेशियों ने उन्हें प्रशंसात्मक नजरों से देखा और कई ने तो आगे बढ़कर कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए। ऐसे में धारा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो जाता था। अरिजीत की खुशी उसकी आंखों से झलक जाती थी। उधर बेंगलोर में कुणाल रात में अपने बेड पर लेटा तो सारे दिन की थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आई। सारा दिन उन लोगों ने घूमने में बिता दिया। ग्रुप में सारे डॉक्टर्स अधिकतर उसके हम उम्र ही थे। उनमें से बस एक ही कुछ ज्यादा संजीदा तबीयत के थे। बाकियों ने तो मौज मस्ती में कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। सब इतना हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि लगी नहीं रहा था कि वो लोग डॉक्टर हैं। कॉलेज स्टूडेंट की तरह एक दूसरे को धूल जमाना, हाथ मारकर बात करना, आपस में खाने की चीजों के लिए छीना झपटी ने कुणाल को भी अपनी टीन एज की याद दिला दी। लगभग सभी लोग अलग अलग प्रांतों से आए थे और उनमें एक ही दिन में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। आपस में फोन नंबर एक्सचेंज किए थे और अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर एक दूसरे से मिलने का प्रॉमिस भी किया गया है। वो डॉक्टर जो धारा से मिलती जुलती थी, कुणाल उससे थोड़ा खिंचा खिंचा रहा। उस लड़की का नाम मेघा है। मेघा का चेहरा भी कई बार उसकी आंखों के सामने आया, पर कुणाल ने उसका ख्याल झटक दिया और सोने की कोशिश करने लगा। इधर रिया की बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। एक तो अरिजीत और धारा कोई भी दिखाई नहीं दे रहे थे और उनके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा था। उसने पता नहीं कितनी बार धारा और अरिजीत का फोन ट्राई किया, लेकिन या तो उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया था या फिर पता नहीं किस वजह से उनके नंबर पर फोन ही नहीं लगा। घर में उसकी सास के बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से अलग ही माहौल बना हुआ था। उनके लिए नर्स का इंतजाम करने के बाद भी उसके ससुर और विधान बीच बीच में चक्कर लगाते रहते थे। कभी लंच पर अचानक चले आते थे। एक बार तो वो मून पैलेस जाने के लिए निकली ही थी कि विधान का फोन आ गया कि कहाँ हो। मजबूरी में उसे फौरन अपनी कार मोड़नी पड़ी और घर वापस आना पड़ा। अपने मॉम डैड से उसका मिलना जुलना था नहीं कि वो उनसे मिलने का बहाना बनाकर कहीं जा सके। फ्रेंड्स भी अधिकतर सेटल हो चुके थे और जो बचे थे वो उसके और विधान के कॉमन फ्रेंड थे, जो कभी भी उसके बारे में विधान को बता सकते थे। वह अपने कमरे में पड़े अपने फोन पर लगी थी कि विधान अंदर आया और बोला, रिया, दिन भर अपने कमरे में घुसी रहती हो, थोड़ा मम्मी के पास भी बैठ जाया करो। रिया ने जवाब दिया, जाती तो हूँ उनके पास, अब हर समय तो नहीं बैठ सकती। जवाब देते समय वो बदस्तूर फोन में देख रही थी। बस 2 टाइम उनके कमरे में झांक आने से तुम्हारी ड्यूटी पूरी हो जाती है। वो रूखे स्वर में बोला तो वो मुंह बनाकर बोली, क्या है विधान, क्यों मेरा मूड स्पॉइल करना चाहते हो? तुम हो तो जाओ बैठो ना अपनी मम्मी के पास, तुम्हें रोका है मैंने, तुम जाओ ना, उसने तेज स्वर में कहा। रिया, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह कैसे रह सकती हो घर में? ये सुनते ही रिया भड़क गई। भाड़ में गई फैमिली, भूल गए इन्हीं लोगों ने हमारी शादी का कितना विरोध किया था। जब किया था तब किया था, अब तो उन्हीं के घर में रह रही हूँ। उन्हीं ने हम लोगों को अपने घर में रहने की परमिशन दी है। वो गुस्से में बोला तो रिया बेरुखी से बोली, मुझे कोई जरूरत नहीं है उनके घर में रहने की, उनकी दया पर जीने की। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्रति। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो और चले आए मुझे सुनाने। वो कड़वाहट से भर उठी।
विधान भी रूखे स्वर में बोला, हाँ तो तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तब इन्हीं लोगों ने हमें अपने घर में रखा था। अच्छा, मैं तो यहीं रहूंगा। अगर नहीं रहने का मन है तो यहाँ से चली जाओ जहां मन कर रहा है। और वो भी उखड़ गया। विधान की बात सुनकर रिया को जैसे आग से लग गई। वो गुस्से में बोली, अब तो तुम ये सब कहोगे ही। मेरा अच्छा खासा रिश्ता बिगाड़ कर अब तो ऐसी बातें करोगे ही। तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। विधान बोला, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता। हम लोगों को अब यहीं रहना है। अच्छा होगा अगर ये बात तुम जल्दी समझ लो। कहकर वो गुस्से में दरवाजा मारता हुआ बाहर निकल गया। देखती हूँ कितने दिनों तक तुम मुझे इस सड़े हुए घर में कैद रखोगे। वो पीछे से बुदबुदाती हुई बोली, एक बार मैं मून पैलेस पहुंच जाऊं फिर तुम्हें दिखाऊंगी कि रिया क्या चीज है। वो फिर से पसर कर अपना फोन देखने लगी। विधान वहां से निकलकर अपनी मम्मी के कमरे में चला आया। उसके उदास चेहरे को देखकर उसकी मम्मी को बहुत बुरा महसूस हुआ। उन्होंने विधान से प्यार से पूछा, क्या हुआ विधान? किस बात पर बहस कर रहे थे तुम दोनों? नहीं मम्मी, बहस नहीं कर रहा था, बस यूं ही बात कर रहे थे। वो मुंह झुकाकर बोला तो उसकी मम्मी थकान भरी आवाज में बोली, बेटा, इतना बड़ा घर भी नहीं है कि तुम्हारे बेडरूम से आती इतनी तेज आवाजें भी ना सुनाई दे। फिर वो प्यार से उसका हाथ पकड़कर बोली, तू क्यों बिना बात परेशान होता रहता है? तू हमारे पास है, यही बहुत है हमारे लिए। विधान बोला, जी मम्मी, आप मेरे लिए टेंशन मत लो। वैसे ही आपकी तबीयत खराब है, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। रिया की तो आदत ही ऐसी है। वो उनके हाथ थपथपा कर उठ गया। विधान के पापा ने उस दिन रिया की सारी बातें साफ साफ सुन ली थी, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो ये सब बातें विधान को बताएं या नहीं। उस दिन गुस्सा तो उन्हें बहुत आया था, लेकिन अपनी पत्नी की सर्जरी की वजह से उन्होंने उस समय वो सब विधान को नहीं बताया था। बाद में गुस्सा कम होने पर उन्होंने सोचा कि भले ही इन बातों को बताने के बाद विधान रिया को छोड़ दे, लेकिन वो भी कम परेशान नहीं होगा और मानसिक रूप से टूट जाएगा। उन्होंने थोड़े दिन तक ये बात अपने तक सीमित रखने का फैसला किया। उचित समय आने पर वो सब बातें विधान को बताए बिना नहीं रहेंगे। इधर धारा और अरिजीत मून पैलेस लौट आए थे। उनके आने से मून पैलेस में रौनक आ गई थी। वास्तव में वो लोग 2 दिन पहले भारत लौटे थे और सीधे दार्जिलिंग के लिए निकल गए थे। भानु और डॉक्टर मितुल के साथ 2 दिन बिताने के बाद वो मून पैलेस लौट आए थे। अरिजीत धारा से किया हुआ अपना प्रॉमिस नहीं भूला था कि वो अवसर मिलते ही उसे भानु और डॉक्टर मितुल से मिलाकर ले आएगा। पवित्रा जी एक बार फिर आश्रम जाकर पुरोहित जी का धन्यवाद करना चाहती थी, इसलिए वो अरिजीत के लौटते ही बहुत सारे उपहारों के साथ आश्रम चली गई थी। आज संयोग से रिया फिर मून पैलेस के सामने अपनी कार में मौजूद थी। पवित्रा जी जब आश्रम जा रही थी तो अरिजीत, धारा और मुग्धा बाहर ही खड़े थे और उनकी कार के लिए विशालकाय गेट खुलते समय उनकी झलक रिया ने देख ली थी। पवित्रा जी ने धारा से बहुत सहज व्यवहार रखा था, फिर भी वो औपचारिक बातों के अलावा उससे कोई बात नहीं करती थी। थोड़ा सा संकोच धारा को भी महसूस होता था और पवित्रा जी भी अकेले में कई बार समझ नहीं पाती कि वो धारा को कैसे संबोधित करे। धारा को पता था इन सब में समय लगेगा। उसने पुरानी बातें याद करना बंद कर दिया था, लेकिन उनके संबंधों में सहजता का अभाव अभी भी था। उनकी कड़वाहट भरी बातें अभी भी कभी कभी उसके जहन में आ जाती थी, इसलिए वो पवित्रा जी के साथ अभी नॉर्मल नहीं हो पाई थी। अरिजीत ने सेशेल से लौटकर फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया था। अभी पूरा काम तो उसे नहीं संभाला था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपने पुराने रूटीन में लौट रहा था। रघुवीर साहब उसका साथ पाकर बहुत खुश थे। अब मून पैलेस में मुग्धा की शादी की बात उठने लगी थी। उसकी और कबीर की सगाई हुए काफी समय हो गया था। कबीर और मुग्धा को तो कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन पवित्र जी को लग रहा था कि अब उन दोनों की शादी भी निपट जाए तो अच्छा है। एक दिन अरिजीत वॉशरूम से बाहर निकला तो धारा ड्रेसिंग रूम में अपनी वार्डरोब अरेंज कर रही थी। अरिजीत को निकलता देख उसका ध्यान भटका और बहुत सारे कपड़े सरकते हुए नीचे आ गिरे। उफ! वो नीचे झुकी तो और कपड़े उसके ऊपर आकर गिरे।
धारा धम से वहीं पड़े स्टूल पर बैठ गई। अपने बिखरे हुए बालों को मोड़कर उसने ऊपर बांधने की कोशिश की, लेकिन बाल फिर से खुल गए। अरिजीत मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा देख रहा था। धारा को परेशान होता देखकर वो आगे बढ़ा और उसे बाहों में लेकर ऊपर उठाने लगा, लेकिन नीचे पड़े कपड़ों पर उसके पैर भी फिसल रहे थे। नीचे पड़े धारा के दुपट्टे पर पैर पड़ते ही वो फिसल कर धारा से टकराया। उसने कस कर धारा को पकड़ लिया, वरना वो दोनों गिरते। धारा जोरों से हंस पड़ी। दोनों के पैर सिल्की कपड़ों पर डगमगा रहे थे। अरिजीत ने वार्डरोब का डोर पकड़ा और धारा को सहारा देकर एक साइड हटा दिया, लेकिन बचते बचते खुद स्लिप हो गया। धारा को जोर से हंसते देखकर उसने उसे भी वहीं खींच लिया। दोनों फर्श पर ढेर हो गए और हंसने लगे। एक दूसरे का साथ ही उन्हें खुश रहने की वजह बन जाता था। धारा ने उसके छोटे छोटे काम संभाल लिए थे। अरिजीत भी जब तक घर में रहता उसके पीछे ही लगा रहता। ये नए नए ब्याह की खुमारी थी या अरिजीत के दिल में गहरे तक बसी धारा के लिए मोहब्बत, ये तो वही जाने। लेकिन और लोगों को तो उसके इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं थी। कबीर कई बार मुग्धा से बात करने के दौरान उन दोनों को मिलाने का क्रेडिट लेता था, और सच भी था। उसकी पहल के बाद ही वो दोनों मिले थे। अगर कुणाल पीछे नहीं हटा होता और कबीर ने बात नहीं की होती, तो धारा और अरिजीत पता नहीं कब मिल पाते। इधर केशव जी जैसे ही घर पहुंचे, पारुल बाहर निकल आई। बात की आज तुमने? उन्होंने केशव जी को देखकर कहा। नहीं कर पाया, वो मिली ही नहीं जो कुछ कहता। उन्होंने दो टूक कह दिया तो पारुल गुस्से में बोली, तो कब कहोगे? तुम्हें अपनी औलाद की कोई चिंता है कि नहीं? हमेशा मैं ही सबके बारे में सोचती रहूं? केशव जी बोले। अरे तुम तो कुछ समझती नहीं हो। धारा अब वो नहीं है जो तुम्हारा हुक्म बजाती तुम्हारे आंगन में घूमती रहती थी। उससे मिलना आसान नहीं है अब। कैसे बात करूं उससे? वो बाहर तो निकलती ही नहीं है, और मैं बिना काम के अंदर कैसे घुसूंगा? नौकर हूं उनका, जब चाहे तब अंदर नहीं जा सकता। वो झुंझला गए। तुम जैसे आदमी से कोई काम नहीं हो सकता। जब अपने बेटे की चिंता हो तब तो कुछ करोगे। पारुल ने आग बबूला होकर कहा। फिर तुम ही कर लो बात। वो और भी झुंझला गए। आकर खड़ा नहीं हुआ, न चाय न पानी, बस एक ही रट लगा ली है। वो कहाँ से शंकर को नौकरी पर लगा देगी? शंकर पढ़ा लिखा होता तो भी कह देता, छोड़कर पहले बैठा है। पढ़े लिखे लोगों को तो नौकरी नहीं मिल रही है, इसे नौकरी कौन देगा? वो तिनक कर बोली। अगर पढ़ा लिखा होता तो धारा की चिरोड़ी करने की क्या जरूरत है? कहीं भी कर लेगा। तुम मुझे उसका फोन नंबर ला के दो, मैं खुद बात करूंगी। इतने बड़े घर में होने का क्या फायदा जब अपने रिश्तेदारों के काम ना आ सके? केशव जी ने धीरे से गर्दन हिला दी। पारुल की किसी बात का विरोध करने का मतलब था और चार बातें सुनना। इधर रिया कमरे से निकली तो उसकी सास सामने ही बैठी थी। वो अपने कमरे में पड़े पड़े उकता गई थी, और उनके कहने पर उनकी नर्स उन्हें सहारा देकर बाहर ले आई थी। बिना उनकी तरफ देखे रिया उन्हें इग्नोर करके बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब से उसकी और विधान की बहस हुई थी, तब से उसे इन लोगों से चिढ़ होने लगी थी। विधान के बारे में उसका पूर्वानुमान गलत निकल गया था। उसने सोचा था कि अरिजीत जैसे मानसिक बीमार शख्स के साथ रहने से अच्छा वो जिंदगी से भरपूर उस पर पूरी तरह लट्टू विधान के साथ रहेगी। वो उसे सारी सुख सुविधाएं देने में सक्षम था, और बाहर विदेश में किसी की किटकिट से दूर वह उन्मुक्त जीवन जिएगी। लेकिन उसके मिसकैरेज के होते ही विधान बहुत बदल गया। उसे अपने माँ बाप की याद आने लगी। थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत होते ही रिया भी वापस आने का सोचने लगी, क्योंकि उसे ऐसा जीवन जीने की आदत नहीं थी। वह अभाव की जिंदगी से बाहर आने को छटपटाने लगी। आज फिर वो मून पैलेस के सामने खड़ी थी जब उसने अरिजीत की कार गेट से निकलते देखी। वह अरिजीत का पीछा करने लगी, लेकिन अरिजीत की कार सीधे फैक्ट्री के अंदर चली गई। वह उसकी सिर्फ झलक ही देख पाई। फैक्ट्री में जाकर वो उससे बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां रघुवीर साहब भी होंगे, और फिर सबके सामने अगर अरिजीत ने उससे रुखाई से बात की या उसे जाने को कह दिया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो करीब 2 घंटे तक वहीं रुककर इंतजार करती रही, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। उसे देर हो रही थी, इसलिए मजबूरी में उसे जाना पड़ा।
देर होने पर उसे विधान की नाराजगी झेलनी पड़ती और जब तक उसकी अरिजीत से बात न हो जाए वो विधान की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वह अपनी हालत पर खुद तरस खा रही थी कि विधान के चक्कर में उसने क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अच्छी खासी रानियों जैसा जीवन था उसका। अब उसे अपनी मॉम की बातें याद आ रही थी जब वो उसे समझा रही थी कि वो अरिजीत पर ध्यान दे, अपनी शादीशुदा जिंदगी का ध्यान रखे। इतनी महंगी ज्वेलरी वो लेकर आई थी मून पैलेस से, वो भी बिक चुकी होती अगर उसने चालाकी दिखाकर उसे अपने कब्जे में नहीं रखा होता। धारा फिलहाल कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए दिन भर खाली रहकर उसका टाइम पास नहीं होता था। वो अपनी एजुकेशन यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी, इसके लिए उसने अरिजीत से बात भी की थी। अरिजीत खुद चाहता था कि वो बाहर निकले और अपनी क्षमताओं को पहचाने, लेकिन पहले वो अपने पेरेंट्स को बता देना चाहता था कि धारा काम करना चाहती है। दारा की शादी के बाद भानु की लाइफ में बहुत चेंज आया था। वो और ज्यादा गंभीर हो गया था। डॉक्टर मिजुल का बहुत ध्यान रखता था और उनकी दवाइयाँ वगैरह खुद निकाल कर देता था उन्हें। कहाँ डॉक्टर मिजुल ये सोचते थे कि धारा की शादी के बाद वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, क्योंकि धारा अपने भाई को उनके साथ अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन भानु की समझदारी देखकर उन्हें गर्व महसूस होता था। वो उनके लिए उनके सगे बेटे से बढ़कर बन गया था। पता नहीं उनका सगा बेटा होता तो उनका इतना ध्यान रखता कि नहीं। रिया घर लौटी तो उसकी फिर से विधान से झड़प हो गई। उसे पूरा विश्वास था कि जरूर उसकी सास ने ही उसकी चुगली खाई होगी। धारा के लिए उसकी नफरत बढ़ती ही जा रही थी। दिनों दिन अरिजीत को धारा से छीन लेने का विचार उसके जहन में पुख्ता होता जा रहा था। धारा को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, सारा सारा दिन उसका यही सोचने में जा रहा था। जब धारा अरिजीत की आंखों के सामने नहीं होगी तब तो अरिजीत को मजबूरी में उसके पास आना ही पड़ेगा। जब तक धारा है तब तक वो अरिजीत के करीब ही नहीं जा सकती। धारा को अरिजीत से दूर करने के लिए बहुत से खतरनाक विचार उसके दिमाग में आ रहे थे और वो सोच रही थी कि ये सब बातें उसके दिमाग में तब क्यों नहीं आई जब धारा तक उसकी पहुंच आसान थी। धारा और अरिजीत के ख्यालों में भी नहीं था कि कहीं पर कोई उनके बारे में इतना बुरा सोच रहा है। वो तो बड़े कठिन समय के बाद हुए अपने मिलने को एंजॉय कर रहे थे। फैक्ट्री में काम खत्म होते ही वो घर आने को आतुर रहता था। धारा का समय तो फिर भी मुग्धा के साथ कट जाता था। धारा मुग्धा को भी प्रेरित कर रही थी कि वो आगे फिर से पढ़ाई शुरू कर दे। वैसे भी कबीर इतना व्यस्त रहता है कि वो खाली बैठे बैठे ऊब जाएगी। एक दिन मुग्धा उसके बेडरूम में आकर आवाज दे रही थी, भाभी कहाँ हो आप, भाभी। लेकिन धारा फोन कान से लगाए अरिजीत से बातें करती हुई अपने टेरेस पर लगी बेल से सूखे फूल निकाल रही थी। उसके कानों में मुग्धा की आवाज गई ही नहीं। धारा के मुंह पर मुस्कान खिली हुई थी। वो बहुत धीमे धीमे बोल रही थी। मुग्धा जब उसके सामने पहुंच गई तब उसकी नजर पड़ी और हंसती हुई मुग्धा पर नजर पड़ते ही वो चुप हो गई। आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। क्या हुआ? उसने मासूम सा चेहरा लिए हुए कहा। कितनी देर से आपको आवाज दे रही हूँ, सुनी नहीं रही थी, वो हंसते हुए बोली। वो फोन आ गया था। वो बड़ी मासूमियत से सफाई दे रही थी। अभी तो भाई को घर से गए 2 घंटे ही हुए होंगे, अभी तक कितनी बातें इकट्ठी हो गई उनकी। वो हंसते हुए बोली। ये सुनकर धारा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। मुग्धा उसका चेहरा देखकर बोली, सॉरी मजाक कर रही हूँ भाभी, कहकर मुग्धा खिलखिला उठी। धारा भी हंसी। पवित्र जी के बार बार टोकने पर मुग्धा ने सेपरियाज धारा को भाभी कहना शुरू कर दिया था, वरना अब भी कभी कभी उसके मुंह से धारा दी ही निकलता था। मुझे कुछ सामान लेना था, आप चलोगे साथ में? वो पूछने लगी। धारा ने पूछा, कितनी देर में जाओगी? बस अभी चलते हैं, लंच तक लौट आएंगे। धारा बोली, ठीक है, मुझे भी कुछ बुक्स लेनी थी, मैं 15 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। मुग्धा बोली, बुक्स पढ़ने का समय मिल जाता है आपको? मुग्धा उसे फिर से छेड़ने लगी तो धारा बोली, मुग्धा अब जाओ भी। धारा ने उसे बाहर कर दिया तो मुग्धा बोली, ओके ओके, मैं मॉम को बोल दूं उन्हें कुछ मंगाना तो नहीं, वरना कहेंगी बिना बोले चले गए तुम लोग, कहकर वो पवित्रा जी के रूम की तरफ चली गई।
धारा ने गहरी सांस लेकर अपना डोर बंद कर लिया और अपने वार्डरोब की तरफ चली गई। ठीक 15 मिनट में वो अपने बेडरूम से बाहर निकल आई। रूपाली धुले हुए कपड़े डाल रही थी। धारा पर नजर पड़ते ही बोली, बहुत सुंदर लग रही है भाभी। थैंक यू, बोलकर धारा मुस्कुरा दी। शुरू शुरू में वो लोग बहुत अलग अलग रहते थे और धारा को मैडम कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि नीतू ने भी उसे मैडम कहना शुरू कर दिया था। लेकिन धारा ने उनसे कहा कि वो लोग उसे मैडम ना कहें, उसे अच्छा नहीं लगता है। सर्दियां तो थी ही, इसलिए धारा ने सिल्क का बहुत सुंदर सा गोल्डन और ऑफ वाइट सूट पहना था, जो उसके रंग को और ज्यादा निखार रहा था। मुग्धा तैयार होकर आई तो उसे देखती रह गई और बोली, आज तो आपको पक्का नजर लगेगी, कितनी प्यारी लग रही हो। वो पास आई और धारा के गले लग गई। चलो अब लंच तक वापस भी लौटना है, वो झेप कर बोली। क्यों, देर लगी तो वहीं कुछ खा लेंगे, घर पर फोन कर देंगे, वो साथ चलती हुई बोली। मुग्धा की बात सुनकर धारा चुप हो गई। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। अचानक मुग्धा के दिमाग की बत्ती जली और वो बोली, कहीं भाई तो नहीं आएंगे लंच पर। पक्का नहीं है, टाइम मिला तो शायद आ जाए। धारा आंखें झुकाई ही बोली, बात कर लेंगे, अगर भाई के आने का हुआ तो लंच से पहले लौट आएंगे। अब खुश हो। वो धारा से बोली तो धारा मुस्कुराने लगी, बोली कुछ नहीं। दोनों को कार में बैठते केशव जी अपने ऑफिस की खिड़की से देख रहे थे, लेकिन उनकी धारा को रोकने की और बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। चुपचाप बैठे हुए उन्हें जाते देखते रहे। धारा और मुग्धा के निकलते ही सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक कार स्टार्ट हुई और उनकी कार के पीछे लग गई। रिया को सुबह अपने घर से निकलने में देर हो गई थी। उसकी सास को आज अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए उनके निकलने के बाद ही वो घर से निकल पाई थी। विधान ने उससे पूछा भी था कि क्या वो भी चलेगी, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पर विधान ने उसे बहुत अजीब नजरों से देखा और फिर बाहर निकल गया। रिया अरिजीत को तो निकलते देख नहीं पाई थी, लेकिन धारा और मुग्धा को बाहर निकलते देखकर वो उनके पीछे लग गई। उसे धारा को पकड़कर उस बार अच्छे से समझाना था, जिससे वो आसानी से अरिजीत का पीछा छोड़ दे। वो लोग पहले एक शूज स्टोर में गए और वहां मुग्धा अपने लिए शूज देखने लगी। शोरूम वालों को धारा और मुग्धा के सामने विनम्रता से बिछते देखकर बाहर कार में बैठी रिया गुस्से से तिल मिला रही थी। काफी सारे शॉपिंग बैग्स लेकर वह जैसे ही वो लोग बाहर आए, ड्राइवर बहुत फुर्ती से उनके हाथ से सारा सामान लेकर कार में रखने लगा। वहां से वो लोग शॉपिंग मॉल के लिए निकल गए। रिया भी उनके पीछे पीछे थी। उस समय उसका दिमाग कुछ और सोच नहीं पा रहा था। वो बस इसी सोच में गुम थी कि इस बार धारा को कड़ाई से कहेगी कि वो अरिजीत को छोड़ दे, वो उसका हस्बैंड है, अरिजीत को उसे छोड़ना ही पड़ेगा। धारा चाहेगी तो वो उसे कुछ पैसे भी देने को तैयार है। मॉल में उन दोनों को गुस्से देखकर और लोगों को मुड़ मुड़ कर प्रशंसा भरी नजरों से धारा को देखते देखकर वह होंठ के घूंट पीकर रह गई थी। उन दोनों के मॉल में घुसते ही ड्राइवर कार को पार्किंग में लगाने चला गया और रिया ने अपने डैशबोर्ड से एक स्कार्फ निकाला और अपने चेहरे के इर्द गिर्द लपेट लिया। वह उतरी और सावधानी से चलती हुई मॉल में घुसकर उन दोनों को ढूंढने लगी। काफी देर उन दोनों को देखने के बाद कपड़ों के एक स्टोर में उसे मुग्धा कपड़े देखती हुई दिख गई। वो उनके वाले स्टोर में पहुंच गई, लेकिन उनसे काफी दूर थी। फौरन एक सेल्समैन उसके पास पहुंच गया। मैम, मैं आई हेल्प यू, वो विनम्रता से बोला। नो थैंक्स, मैं अभी कुछ देख रही हूँ, उसने रोकी आवाज में जवाब दिया। सेल्समैन के जाते ही उसने आगे की तरफ देखा। मुग्धा ने कई सारे कपड़े सिलेक्ट कर लिए थे और वो उन्हें ट्राई करने चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी। धारा ने हंसते हुए कुछ कहा तो मुग्धा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारी हंसी तो मैं निकालूंगी धारा, हंस लो जितना हंसना है, वो दांत पीसते हुए बोली। मुग्धा के चेंजिंग रूम में घुसते ही वो तेज तेज कदम बढ़ाती हुई धारा के पास पहुंच गई। कुछ पसंद नहीं आया, उसने व्यंग भरे अंदाज में पूछा तो धारा चौंक कर मुड़ी और उस पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। तुम यहाँ, उसने हल्के गुस्से में पूछा। हाँ मैं। धारा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, धारा असमंजस में बोली।
व्हाट डू यू मीन? तुमसे कहा था मैंने कि अरिजीत से दूर रहो। तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात? रिया कड़े स्वर में बोली। तुम पागल वागल हो क्या? धारा उसके पास से हटकर दूर जाने लगी। रिया बोली, धारा, और आगे बढ़कर उसने कसकर धारा की बाह थाम ली। तो धारा गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जाओ यहाँ से, और अगर फिर दोबारा दिखाएगी तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। धारा चिढ़ गई थी। रिया उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, तुम समझती क्या हो अपने आप को? उसने धारा का हाथ पकड़कर खींचा। भूल गई? उस घर की नौकरानी थी तुम। मेरे पति पर कब्जा करके अपने को क्या समझ रही हो? वो फुफकारते हुए बोली। धारा उसे घूर कर बोली, वही पति जिसे बुरी दशा में छोड़कर तुम उस विधान के साथ चली गई थी। भूल गई हो कि डिवोर्स हो चुका है तुम्हारा? रिया भी उसे घूरते हुए बोली, वही गलती सुधारना चाहती हूँ, तुम चली जाओ, अरिजीत फिर से मेरे पास आ जाएगा। धारा बोली, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। कहकर धारा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। मग्धा अभी भी चेंजिंग रूम में ही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर सेल्स गर्ल ट्रायल रूम से उसके पास चली आई। एनी प्रॉब्लम मैम? नथिंग, थैंक्स। वो वहीं बाहर पड़े स्टूल पर बैठ गई। रिया दूर खड़ी उन लोगों को बातें करते देख रही थी। सेल्स गर्ल के हटते ही वो धारा के पास आई और गुस्से से तमतमाकर बोली, तुम बहुत पछताओगी। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। धारा चिढ़कर बोली, जाओ यहाँ से। कहकर धारा ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। रिया गुस्से से तेज चलती हुई बाहर चली गई। धारा ने निश्चय किया कि आज वो अरिजीत को जरूर बता देगी रिया के बारे में। रिया का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुग्धा के आते आते उसने अपने को संभाल लिया था। खरीदे हुए सामान की बिलिंग कराने के बाद वो लोग बाहर निकल आए। मुग्धा अपने हाथ के शॉपिंग बैग्स ड्राइवर को पकड़ाने लगी और धारा वहीं खड़ी थी कि रिया फिर चलती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना हाथ आगे किया और उसमें थामी हुई रिवॉल्वर को सीधा कर धारा पर फायर कर दिया। उसका निशाना चूक गया और गोली ड्राइवर के हाथ में धंस गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, रिया ने अंधाधुंध दो तीन गोलियां और चला दी। शीशे के टूटने का जोरदार शोर हुआ और धारा के मुंह से एक जोर की चीख निकली। रिया की इधर उधर चलाई गोलियों में से एक धारा को लग चुकी थी और वह खून से लथपथ नीचे गिर पड़ी। ड्राइवर अलग अपना हाथ दबाए चीख रहा था और मुग्धा तो दो पल के लिए सुन सी रह गई। धारा और ड्राइवर की चीखों ने रिया का दिमाग भी सुन कर दिया। वो कोई आदतन क्रिमिनल तो थी नहीं। धारा के प्रति घृणा और क्रोध में उसने गोली तो चला दी थी, लेकिन वह खुद भी थर थर कांप रही थी। लोगों के शोर मचाने की आवाजों से उसका ध्यान टूटा और वो अपनी रिवॉल्वर वहीं एक तरफ फेंक कर कार में बैठी और सर से कार को भगा ले गई। मग्धा रोती हुई धारा को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि फोन करके अपने बाबा और भाई को इन्फॉर्म कर दे। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे। उन्हीं में से किन्हीं लोगों ने मुग्धा को पहचाना और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। चूंकि ड्राइवर को भी गोली लगी थी, इसलिए वो कार चलाने की स्थिति में था नहीं। इसीलिए लोगों ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया था। दो चार लोग मुग्धा को घर पर सूचना देने को बोले। तब उसे फोन करने का ख्याल आया। उसका पर्स भी लावारिस सा कहीं पड़ा था। वो भी किसी ने उसे उठाकर ला कर दिया। उसने खून से सने कांपते हाथों से फोन निकाला और अपने बाबा को फोन लगा दिया। इतनी घबराहट में भी उसे ये एहसास था कि अगर उसके भाई को धारा के घायल होने का पता चला तो वो पागल हो जाएगा। इस बीच ज्यादा खून बह जाने से धारा बेहोश हो गई थी। उसका ऑफ वाइट सूट पूरा खून से लाल हो गया था। मुग्धा के भी कपड़े उसके खून में रंग गए थे। वो धारा को अपनी बाहों में लिए जोर जोर से रो रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। खबर सुनकर रघुवीर साहब के भी होश उड़ गए। वो लोकल डीलर्स की मीटिंग ले रहे थे। फौरन बिना कुछ बोले दौड़ते हुए बाहर निकले और चिल्लाकर ड्राइवर को कार निकालने को कहा। अरिजीत ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ काम करवा रहा था। वो उसे बताना तो चाहते थे, लेकिन कहीं इस अचानक शौक से उसकी हालत ना बिगड़ जाए। उन्हें इसका भी डर था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर सामने खड़ी कर दी। वो भागते हुए आए और बैठकर कार को तेज चलाने को कहा।
कार में बैठते ही उन्होंने मैनेजर वैभव को फोन लगा दिया। वैभव, अरिजीत कहाँ है? उसके हेलो कहते ही उन्होंने पूछा तो वैभव बोला, सर, छोटे साहब क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित स्टाफ से बात कर रहे हैं। ऊपर जो लॉग है वो। वैभव, उन्होंने उसकी बात काट दी। तुम अभी इसी समय अरिजीत के पास जाओ, उसे बताना कि धारा को थोड़ी चोट लग गई है। ड्राइवर तुम्हारे फोन पर लोकेशन भेज रहा है, वो वहां आ जाए। उन्होंने कहकर फोन काट दिया। तेज चलाओ, उन्होंने ड्राइवर को हुक्म दिया। धारा को चोट लगने का सुनकर वैभव का मन भी कैसा सा हो गया। थोड़ी बहुत चोट लगने पर तो सूर्यवंशी साहब ऐसे घबरा कर भाग कर जाते नहीं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही हो। वो अपने हाथ का काम छोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगा। अरिजीत उस समय सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रहा था। वैभव, ऊपर से लोग अपने सामने चेक करवाया करिए और स्टाफ को समझाइए कि काम में लापरवाही ना बरते। वो नीचे उतर कर उससे बोला, जी ठीक है छोटे साहब, सर ने आपको इस लोकेशन पर पहुंचने को कहा है। वो पास गया और उसे बताया तो अरिजीत बोला, मेरे फोन पर भेज दो। क्या हुआ, बाबा की मीटिंग खत्म हो गई क्या? वैभव बोला, जी वो। वैभव एकदम हिचकिचा गया। क्या हुआ, जल्दी बोलिए। अरिजीत ने कहा, जी धारा मैम को चोट लग गई है तो सर वहां गए हैं। और? क्या? कैसे? इतनी देर से वो कर रहे हो, कैसे चोट लग गई धारा को, और बाबा ने क्या कहा, जल्दी बताओ। धारा के चोट लगने की खबर सुनकर ही वो बुरी तरह परेशान हो उठा। जी छोटे साहब, मैंने लोकेशन आपको भेज दी है। सर ने इतना ही बताया और ज्यादा नहीं मालूम। वो अभी कह ही रहा था कि अरिजीत तेजी से चलता हुआ बाहर निकल गया। कार लाओ, वो चिल्लाया। साथ ही वो अपने बाबा को भी फोन मिला रहा था। उनका फोन बिजी आ रहा था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं हुई। मुश्किल से 2 मिनट बाद ही रघुवीर साहब का फोन आ गया। क्या हुआ बाबा, धारा को क्या हो गया? वो बेहद घबराई हुई आवाज में बोला, कुछ नहीं बेटा, परेशान मत हो। धारा और मुग्धा शॉपिंग के लिए आए थे, वहीं धारा को हल्की सी चोट आई है। मैं उसके पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। उन्होंने यथासंभव अपने स्वर को संतुलित रखते हुए कहा। हॉस्पिटल क्यों, क्या उसे ज्यादा लग गई है? वो बेचैन होकर बोला। नहीं बेटा, वो प्यार से बोले, वो लोग ड्रेसिंग के लिए गए हैं, तुम परेशान मत हो, आराम से आ जाओ। वो उसे प्यार से समझाते हुए बोले। रघुवीर साहब भेजी गई लोकेशन पर जा ही रहे थे कि मुग्धा का दोबारा फोन आ गया कि एम्बुलेंस आ गई है और वो धारा और ड्राइवर को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, इसलिए रघुवीर साहब भी वहीं आ जाए। रघुवीर साहब अरिजीत से सच्चाई छिपा गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अरिजीत पे इस खबर का कितना बुरा असर होगा। कम से कम हॉस्पिटल में पहुंचकर वो उसे संभाल तो लेंगे। रघुवीर साहब जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक धारा को एडमिट कर लिया गया था, लेकिन हॉस्पिटल वाले मुग्धा से पुलिस को इन्फॉर्म करने को कह रहे थे। रघुवीर साहब के हॉस्पिटल पहुंचते ही भूचाल आ गया। जब पता चला कि घायल लड़की रघुवीर सूर्यवंशी जी की बहू है तो वहां हंगामा मच गया। रघुवीर साहब ने उस डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई जो पहले पुलिस को फोन करने को कह रहा था। धारा का पहले ही बहुत खून बह चुका था, उसका फौरन इलाज शुरू कर दिया गया। ड्राइवर को भी फौरन चिकित्सा दी जाने लगी। अरिजीत भी तब तक पहुंच गया। लॉबी में रघुवीर साहब मुग्धा को अपने गले से लगाकर दिलासा दे रहे थे। मुग्धा के खून से सने कपड़े देखकर अरिजीत के होश उड़ गए। क्या हुआ मुग्धा, कैसे लग गई तुम्हें, और धारा कहाँ है? चोट कैसे लगी तुम दोनों को? वो घबरा कर बोल रहा था। भाई, वो अपने बाबा को छोड़कर अरिजीत के गले लग गई। अरिजीत ने आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी छोटी बहन अभी भी उसे बहुत छोटी लगती थी। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, चोट कैसे लग गई तुम दोनों को, धारा कहाँ है? अरिजीत की बात सुनते ही मुग्धा बिलक बिलक कर रो पड़ी। भाभी को गोली लगी है, उस रिया ने उन्हें गोली मार दी। वो आंसू से भीगे चेहरे से बोली। क्या? क्या नायब साहब बोल रही हो तुम? एकदम से उसके मुंह से निकला। अरिजीत, संभालो अपने आप को। रघुवीर साहब ने सफेद पड़ते चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए अरिजीत को संभालना चाहा, लेकिन अरिजीत लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। क्या हुआ धारा को, सच बताइए मुझे बाबा, वो भर्राए हुए स्वर में बोला। बेटा यही सच है, रिया वहां पहुंच गई थी जहां ये लोग शॉपिंग कर रहे थे। धारण जब उसे जाने को कहा तो वहां से निकल गई, लेकिन इन लोगों के नीचे पहुंचते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी।
धारा को एक गोली लग गई। ड्राइवर को भी गोली लगी है। अपने बाबा की बात सुनते ही अरिजीत के होश उड़ गए। क्या कह रहे हैं बाबा आप? धारा को गोली लग गई? कैसे लग गई? कहाँ है वो? कैसी है? बाबा मुझे उसे देखना है। मुझे उसके पास ले चलिए। बेटा धारा आईसीयू में है। डॉक्टर्स उसकी सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। और उसका चेहरा देखते हुए बोले, अरिजीत क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। वो उसका सफेद पड़ता चेहरा देखकर घबरा गए। अरिजीत सदमे से की हालत में बोला, बाबा मैं धारा को खोना नहीं चाहता। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज बाबा कह दीजिए वो ठीक है। कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ नहीं होने देंगे हम धारा को। वो उसे गले से लगाकर भीगे स्वर में बोले। हॉस्पिटल वालों ने शायद लोकल पुलिस को सूचना दे दी थी। हॉस्पिटल के सामने के डोर के सामने एक पुलिस की जीप आकर रुकी थी। मुग्धा, तुम और अरिजीत अंदर जाओ, मैं जरा कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। वो अरिजीत और मुग्धा को अंदर आईसीयू की तरफ जाने का इशारा करते हुए बोली। पुलिस अंदर आकर हॉस्पिटल वालों से पूछताछ कर रही थी। रघुवीर साहब ने अरिजीत और मुग्धा के जाते ही पुलिस कमिश्नर को फोन मिला लिया। यहाँ के कमिश्नर उनके अच्छे जानने वालों में थे। वैसे तो रघुवीर साहब ज्यादा पार्टीज वगैरह में जाते नहीं थे, लेकिन जब भी जाते तो सभी लोग उनसे मिलने आ जाते थे। शीशे में से धारा पर नजर पड़ते ही मुग्धा की रुलाई फूट गई। वो बेहोश थी और उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी। घर से निकलते समय पहना हुआ ऑफ वाइट सूट खून में रंग कर लाल हो गया था। उसका चेहरा बिल्कुल रक्तहीन लग रहा था। खून के छींटे ने बाल वगैरह सब भिगो दिए थे। मुग्धा लगातार सिसक रही थी और अरिजीत को इतना भी होश नहीं था कि वो उसे चुप करवा दे। वह खुद रो रहा था। दिल डूब रहा था उसका। धारा की ऐसी हालत देखकर उसका मन कर रहा था कि वो जाकर उसे अपनी बाहों में लपेटकर उसके सारे दर्द ले ले। इधर मून पैलेस में उन दोनों को गए काफी समय हो गया था। पवित्रा जी लंच के लिए उन दोनों का इंतजार कर रही थी। मुग्धा ये कहकर निकली थी कि वो लोग जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब तो 2:45 बज रहे थे और उनका कोई फोन भी नहीं आया था। खाना टेबल पर लगा दिया था। नीतू दाल का कैसरोल लेकर आ रही थी कि पता नहीं क्या हुआ। उसके हाथ से कैसरोल फिसला और धड़ाक से फर्श पर गिरा। कांच का कैसरोल चूर चूर हो गया और दाल सारे में बिखर गई। पवित्रा जी का दिल अचानक अजीब ढंग से धड़का। उन्हें पता नहीं क्यों घबराहट होने लगी। नीतू ने सहम कर उनकी तरफ देखा और नीचे बैठकर कैसरोल के टुकड़े उठ समेटने लगी। जोरदार छनागी की आवाज से रूपाली भी भागते हुए किचन से निकल आई थी। इधर गाड़ी लेकर भाग तो आई थी रिया, पर उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। गुस्से और उत्तेजना में उसने गोली तो चला दी थी, लेकिन अब उसे बहुत डर लग रहा था। कल रात ही उसने अपने ससुर की लाइसेंसी हैंडगन उनके बेडरूम की डोर से निकालकर अपने पर्स में रख ली थी। उसने सोचा था कि अगर धारा से उसका सामना हुआ तो वो गन उसे डराने के काम आएगी। वो उसे अच्छे से धमका देगी, जिसकी वजह से वो डर जाएगी। किसी पर गोली चलाने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो अपनी उत्तेजना पर काबू नहीं रख पाई और इसी वजह से गन हाथ में आते ही बौखला गई। अब उसे डर लग रहा था कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी। बेवकूफ़ी की इंतहा देखो कि उसने अपने ससुर की लाइसेंसी हैंडगन वहीं फेंक दी। सुनसान रास्ते पर वो एक जगह कार रोक कर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। वो सारे घटनाक्रम के बारे में सोचने लगी। एक्चुअली उसे तो अपने ससुर का रिवॉल्वर उठाना ही नहीं चाहिए था। ना ही उसके हाथ में गन होती, ना ही उसे इतना गुस्सा आता। उसे धारा पर गुस्सा आने लगा। वो धारा की बच्ची अगर सीधे से मान जाती तो रिवॉल्वर चलाने की नौबत ही क्यों आती? उसकी गलती है। उसने अगर रिया से तमीज से बात की होती तो उसे इतना गुस्सा आता ही नहीं। सारी दुनिया में बस उसे अरिजीत ही मिला था शादी करने के लिए। वो किसी और से भी तो शादी कर सकती थी। पता नहीं कितनी देर तक वो विचारों के प्रवाह में डूबती उतरती रही। उसके फोन की रिंग तेज तेज बज रही थी। वो एकदम से चौंक उठी। विधान की कॉल आ रही थी। उसने फोन नहीं उठाया और उसे बजने दिया। विधान को अभी वो कुछ नहीं बता सकती थी। विधान ने 2-4 बार फोन किया, लेकिन रिया ने एक बार भी रिसीव नहीं किया। हालांकि रिंग जा रही थी। विधान उसकी लापरवाही पर झुंझला कर रह गया।
शाम के 7 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम होने से अंधेरा हो चुका था, लेकिन रिया का अभी तक कोई पता नहीं था। उसने हॉस्पिटल से आते ही रिया के बारे में पूछा था, तो मैड ने बताया कि उनके जाते ही रिया भी अपनी कार लेकर निकल गई थी। उसे रिया की चिंता भी हो रही थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। उसकी मम्मी उसका चेहरा बहुत ध्यान से देख रही थी। उन्हें पता था कि वो रिया की वजह से परेशान है। वो भी उसकी हालत देखकर परेशान थी, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। रिया से शादी करने के पहले विधान ने उनकी एक नहीं सुनी थी और उसे लेकर विदेश चला गया था। वहां पर भी रिया की आदतों और अनाप शनाप खर्चों की वजह से उनको मुश्किल हो रही थी। उसके बाद रिया का मिसकैरेज हो गया और उसकी हालत देखकर विधान घबरा गया था। इसीलिए उसने सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन किया था। मम्मी उसकी परेशानी सुनते ही पिघल गई और उन्होंने उसके पापा को भी मना लिया। उसे पता था कि वो अपने घर का इकलौता बच्चा है। उसके माँ बाप देर सवेर उसे माफ कर ही देंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके माँ बाप ने ना सिर्फ उसे बल्कि रिया को भी माफ कर दिया। ये अलग बात है कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद वो उसके परिवार में घुल मिल नहीं पाई। क्या बात है विधान, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसके पापा ऑफिस से लौटे तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही बोले, नहीं पापा, परेशान नहीं हूँ, बस थक गया हूँ। आपके लिए कॉफी बनवाता हूँ, वो बोला और उठकर किचन की तरफ जाने लगा तो उसके पापा बोले, मेरे कमरे में आ जाना, वहीं बैठा हूँ मैं, साथ में कॉफी पी लेंगे। उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से उसकी तरफ देखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उसके पापा को जब कोई बात करनी होती थी तो वह ऐसे ही करते थे। विधान समझ गया कि आज बात विधान और रिया के बारे में है। मैड से कॉफी बनवा कर वो खुद लेकर उनके कमरे में चला आया तो वो बोले, बैठो मेरे पास, तुमसे कुछ बात करनी है। विधान बोला, हाँ बोलिए पापा। वो उनकी कॉफी उन्हें पकड़ाकर अपना कप उठाकर वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो वो पापा किसी काम से गई थी, अभी आती होगी, वो हिचकिचाते हुए बोला। कब तक उसकी हरकतें अपने माँ बाप से छुपाते रहोगे? उन्होंने उसके चेहरे पर एक तीखी नजर डाली और बोली। विधान ने सफाई देते हुए कहा, नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिया सच में, चुप रहो। उन्होंने उसकी बात काट दी। अगर झूठ ही बोलना है तो जा सकते हो यहाँ से, वो गुस्से से तमतमा कर बोले। विधान असहाय भाव से सिर हिलाते हुए चुप हो गया तो वो बोले, अभी भी वो उस लड़के से बात करती है? नहीं पापा, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो बोले। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, मैंने खुद अपने कानों से सुनी है उसकी बातें। उसके पास जाने को कह रही थी कि वो उस लड़के से बहुत प्यार करती है और वो उसे अकेला नहीं छोड़े। वो तो पता नहीं क्या क्या कहती, लेकिन मैं आ गया तो मुझे देखकर चुप हो गई। विधन अवाक सा उनका मुंह देख रहा था। सच कह रहा हूँ, वो गंभीर हो गए। मैं तो तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। हम कितना भी रोके टोके, लेकिन इतना जान लो कि हम दोनों तुम्हें प्यार करते हैं विधान। वो संजीदगी से उसका चेहरा देखते हुए बोली। विधान का दिल भर आया। अपने आंसू जज्ब करने की कोशिश में उसने अपना सिर झुका लिया। उसके पापा अपना कप एक तरफ रख कर उठे और उसके साथ आकर बैठ गए। विधान, उन्होंने उसके गले में हाथ डाला। हम तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा, उस औरत के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। देख लो कितनी गैर जिम्मेदार है वो। कितना समय हो गया, ना तो उसने फोन किया है, ना ही कुछ कहकर गई। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो तुम? कम से कम एज ए वाइफ उसकी तुम्हारी तरफ कुछ ड्यूटी बनती है कि नहीं? वो उसे प्यार से समझाते हुए बोले। कुछ बोलने के चक्कर में विधान के होंठ फड़फड़ा कर रह गए तो वो बोले, देखो बेटा, अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना। वो वैसे ही तुम्हारी पत्नी की वजह से बहुत परेशान है। जी पापा, वो थके हुए स्वर में कहकर उठ गया। बेटा, तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब नहीं बताया है मैंने, वो स्नेह भरे स्वर में बोले। बस तुम्हें दुख पहुंचते हुए नहीं देखना चाहता, वो भावुक होकर बोला। पापा, वो आकर उनके गले से लग गया और उन्होंने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। रात का डिनर भी निपट गया, लेकिन रिया का कोई अता पता नहीं था। अब उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। विधान ने पता नहीं कितनी बार फोन किया, लेकिन उसने पहले जवाब ही नहीं दिया और अब फोन ऑफ हो गया था।
विधान बहुत परेशान था। इतनी रात में वो अपने किसी दोस्त और जानने वालों को फोन करके उन्हें बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। वो आधी रात तक जाग ही रहा था। उधर पुलिस कमिश्नर का फोन आते ही पुलिस टीम का रुख ही बदल गया। वो लोग फौरन वहां से निकलकर गोली मारने वाले की तलाश में जुट गए। रघुवीर साहब का ड्राइवर अब स्टेबल था, लेकिन धारा की हालत अभी भी क्रिटिकल थी। उसका काफी खून बह गया था। डॉक्टर्स खून अरेंज कर रहे थे, लेकिन धारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। रात हो चुकी थी और उस समय तक हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। रघुवीर साहब के पास पवित्रा जी ने ही फोन किया और ये बताया कि धारा और मुक्ता बहुत देर से गई हुई हैं और उन्हें फोन किया तो फोन नहीं उठा रही हैं। रघुवीर साहब ने भारी मन से तमाम इंसिडेंट बताई। पवित्रा जी तो सब सुनकर होश ही खो बैठी। अगर धारा को कुछ हो गया तो इस बार उनका बेटा जी नहीं पाएगा। वो वाकई धारा के बिना नहीं रह सकता। ये सब वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। देर रात तक घबराए हुए डॉक्टर मृदुल और भानु भी आ पहुंचे। भानु का मुंह तो ऐसा हो रहा था कि अभी रो पड़ेगा। कबीर भी आ गया था। उसने सोच अभी नहीं था कि अब सूर्यवंशी परिवार में कोई दुख की घड़ी आएगी। वो तो यही सोच रहा था कि अरिजीत और धारा की शादी के बाद खुशियां ही खुशियां होंगी। भानु आते ही अरिजीत के गले लग गया और उसके साथ ही बैठा रहा। उसके दिल दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। अरिजीत के आंसू बहते बहते अब सूख गए थे। रघुवीर साहब ने उसे बहुत दिलासा दिया था कि वो धारा को कुछ नहीं होने देंगे। अपने को संभाले वो बैठा तो था, लेकिन उसका दिल रो रहा था। मन ही मन वो पूरे मन से दुआ मांग रहा था कि धारा को कुछ ना हो। रिया की तलाश में एक पुलिस टीम उसके शहर रवाना हो चुकी थी। थोड़ा समय ही जा रहा था और रिया का पुलिस की गिरफ्त में आना तय था। घटना स्थल की जांच में पुलिस को वो हैंडगन मिल गई थी और वे लोग उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर रहे थे, जिसमें समय लग रहा था। पता नहीं रात का वो कौन सा पहर था। अचानक फोन बजने से विधान चौंक कर जाग गया। स्क्रीन पर रिया का नंबर फ्लैश हो रहा था। कितनी देर तक तो उसे वैसे भी नींद नहीं आई थी। रिया का इंतजार करते करते पता नहीं कब उसकी आंखें बंद हो गई थी। नींद में उसने समय भी नहीं देखा। रिया, कहाँ हो तुम? मैं कितना परेशान हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी पापा कितने परेशान हैं। क्या हुआ, कहाँ रह गई? वो झुंझुलाया सा बोलने लगा। मैं बाहर गेट पर हूँ, डोर खोल दो। और फॉर गॉड सेक अपने मम्मी पापा को जगाने की जरूरत नहीं है, रिया ने ठंडे स्वर में कहा। विधान फौरन उठा। उसने बाहर देखा, सब तरफ खामोशी थी। उसके मम्मी पापा सो चुके थे शायद। पैरों की आहट दबाते हुए वो बाहर के डोर तक गया और धीरे से डोर खोल दिया। रिया भावहीन चेहरा लिए बिना कुछ बोले अंदर चली आई। विधान ने धीमे से डोर बंद किया और वो भी अपने बेडरूम में चला आया। रिया थकी हुई सी आंखें बंद किए सोफे पर बैठी हुई थी। कहाँ थी तुम? इतनी रात हो गई, जरा भी एहसास है कि क्या समय हो गया? वो गुस्से से तमतमाता हुआ बोला। विधान, मेरा इस समय बात करने का मूड नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना हो सुबह कहना, वो उकड़े हुए स्वर में बोली। तो वो भी गुस्से में बोला। कहने को रह ही क्या गया है? अपनी मनमानी करती रहो बस तुम। वो भी खिसिया गया। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी और अपना स्लीपिंग सूट लेकर वॉशरूम में घुस गई। विधान वहीं बैठा बैठा खींचता रहा। करीब 20-25 मिनट लगाकर वो वॉशरूम से निकली और बेड पर बैठे विधान को नजरअंदाज करती हुई दूसरी साइड से आकर अपने बेड पर लेट गई। कुछ बताओगी, कहाँ थी अब तक? विधान ने तीखे स्वर में पूछा। झक मार रही थी। वो तिल मिला उठी। अब चैन से लेटने दोगे मुझे? रिया, मेरी बात सुनो। इस तरह से नहीं चल सकता, वो दृढ़ स्वर में बोला। तो रिया बोली। क्या नहीं चल सकता? विधान बोला। तुम्हें बताना पड़ेगा कि इतनी रात तक तुम कहाँ थी, और नहीं बताऊं तो क्या करोगी? उसने व्यंग से होंठ टेढ़े कर लिए। क्या मुझे घर से निकाल दोगे? विधान भड़क गया। हाँ, वो बहुत गुस्से में था। ये घर है, कोई होटल नहीं। जब मन करे तो बाहर चली जाओ और आधी रात में वापस आओ। विधान, वो तेज आवाज में बोली। अब ज्यादा हो रहा है, और जो तुम कह रही हो उसका क्या? वो भी तीखी आवाज में बोला। देखो विधान, बहुत हो गया है, वो अपेक्षाकृत शांत स्वर में बोली। मेरा सर वैसे ही बहुत भारी हो रहा है। तुम्हें जो भी बात करनी है वो सुबह करना।
और अगर तुम चाहती हो कि मैं दूसरे रूम में चली जाऊं तो मैं गेस्ट रूम में चली जाती हूँ। अभी विधान कुछ जवाब देता कि तीखी आवाज में कॉल बेल बजने लगी। बाहर का गेट जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। इतनी रात में कौन आ गया? विधान होठों में बुदबुदाया और उसने रिया के चेहरे की तरफ देखा। उसने देखा कि रिया के मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो उस पर ध्यान देता तब तक उसके पापा की आवाज सुनाई दी। विधान। वो तेजी से बाहर निकल गया अपने पापा की आवाज सुनकर। उसके पापा घबराए हुए हॉल में खड़े थे। इतनी रात में कौन आया है? रिया कहाँ है? उन्होंने घबराते हुए पूछा। विधान बोला, रिया बेडरूम में है पापा, आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ा। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके पापा भी उसके पीछे पीछे निकल आए। आगे क्या होगा? क्या रिया को पुलिस अरेस्ट करने आई है? क्या रिया अपना जुर्म कबूल कर लेगी या फिर अब भी अपनी मनमानी करेगी? विधान के सामने जब रिया का सच आएगा तो वह क्या करेगा? क्या धारा ठीक हो पाएगी? धारा की वजह से कहीं अरिजीत की तबीयत तो नहीं बिगड़ जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल दिन बाय बाय।